आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 67वीं बीपीएससी प्री परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑप्शन ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है वह एलपीजी गैस का एक प्रमुख घटक है। अगला क्वेश्चन है, पानी मिट्टी से जड़ी में जिस भौतिक क्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है। तो पानी मिट्टी से जड़ों में जिस प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उस प्रक्रिया को हम लोग परासरण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह क्या है। तो इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, इसके मदद से हम लोग बायोडिग्रेडेबल के अपशिष्ट को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में तैयार कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए बैक्टीरिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रात के समय वह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं रात को। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीड़भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की कमी है तो वहाँ पे कीड़भक्षी प्रकार के पौधे उत्पादन करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने तथा और किस चीज़ में मदद करते हैं। तो पौधे का जो तना होता है वो पौधे के सभी हिस्सों में भोजन तो वितरित करते ही हैं, साथ ही साथ वे भोजन का भंडारण भी करते हैं। इस आधार पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन ए होगा, भोजन के भंडारण में। अगला क्वेश्चन है, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किस और चीज़ में संगत होना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है आदान प्रदान। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ब्लड देता है या ब्लड लेता है तो उसके ट्रांसफ्यूजन में न सिर्फ रक्त के प्रकार का मैच होना चाहिए, साथ ही साथ आरएच कारक का भी संगत होना चाहिए। इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, आरएच कारक। अगला क्वेश्चन है, पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में देखते हैं। यह पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, मस्तिष्क में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किन किरणों तरंगों में से किनका उपयोग किया जाता है। अर्थात गर्भ में जो भ्रूण धारण होती है, भ्रूण धारण के विकास को जानने के लिए कि वह किस अवस्था में है, उसकी अवस्था को पता लगाने के लिए हम जिस किसी भी माध्यम का प्रयोग करते हैं उस माध्यम का नाम है ऑप्शन सी, पराध्वनि तरंगे। पराध्वनि तरंगे जो होती हैं इसके आधार पर हम जो है भ्रूण के विकास का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह क्या है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो ब्लड ग्रुप है उसकी अगर हम बात करें तो उसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए बी। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया एक संक्रमण है। शरीर के किस भाग में जो है निमोनिया संक्रमण को पैदा करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, फेफड़े में। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से ही बड़ा लगता है। ये बात सही है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है। अगर दर्पण अवतल प्रकार का होगा तो उपरोक्त जो कथन है वो अपने आप को सिद्ध करेगा। तो इसका जो इसके स्टेटमेंट के आधार पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, अवतल दर्पण। अगला जो क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा कराता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। हमारा जो पसीना है, जो स्वेट है, वह वाष्पित हो जाता है। इस आधार पर जो है गर्मी का जो पंखा होता है वो हमें आराम की अनुभूति फील कराता है। अगला क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है या इसे हम किससे समझा सकते हैं। तो जो प्रकाश का अपवर्तन है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है,
उसके आधार पे हम लोग बात कर सकते हैं कि ऑप्शन ए सही है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है वह जो है अनियंत्रित संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। अनियंत्रित मतलब संलयन इसमें होता है, इसलिए हाइड्रोजन को परमाणु बम से अलग अवस्था में रखा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जो इसका कारण होगा वह यही डी है, निम्न दाब के कारण उच्च तापमान पर पानी उबलने लगता है, इसलिए प्रेशर कुकर पर खाना जल्दी पक जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा या वही रहेगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है घरों में जो फ्रिज यूज़ किए जाते हैं, अगर उनके गेट को, उसके दरवाजे को खुले छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए तो कमरे का जो तापमान है उसमें वृद्धि देखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। बर्फ का एक टुकड़ा है जो कि किसी बर्तन में, किसी यूटेंसिल्स के अंदर वो लबालब भरे पानी में तैर रहा है। अगर बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तब इनमें से क्या बदलाव आएगा? तो निश्चित रूप से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पानी में कोई भी जल स्तर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। पानी की जो मात्रा है जस की तस बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये कुछ यूनिट दिए गए हैं, उनकी इकाई के बारे में बात की जा रही है। तो हम अगर इसमें सुमेलित नहीं की बात करें तो गैल्वेनोमीटर जो कि विद्युत प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध का जो है ये गैल्वेनोमीटर नहीं है, इस लिहाज से जिसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध है। बाकी सबके मैच करते हैं, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आप सभी को पता होगा। यह योजना किसानों को पैसा देने के लिए जारी की गई है। इसमें 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये का स्कीम किसानों को दिया जाता है। यह पूर्णतः जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसकी जो शुरुआत की गई थी वह 1 जनवरी 2018 की गई थी। यह तीन मतलब मौसमी फसलों के आधार पर 2-2 हज़ार रुपये की किस्त किसानों के खाते में डायरेक्ट डीबीटी माध्यम से भेज दी जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2018 को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो एक ही स्वर्ण पदक भारत के खाते में आया था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर्ण पदक था भारत के लिए, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, भाला फेंक में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी ने भारत को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोक्यो पैरालंपिक जो कि पैरालंपिक के बाद ये आयोजन हुआ था, इसमें भारत ने कुल 19 पदक जीते थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 19। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो भारत ने यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता थी उसको संभालने का काम 1 अगस्त 2021 को किया। जो ये पदभार मिला भारत को वो 1 अगस्त 2021 को मिला। इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? पिछले कई वर्षों के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को पूर्णतः छोड़ने का निर्णय लिया तो लास्ट में जो है एक अमेरिकी सैनिक जो कि वो अंतिम विदाई लेता है, तो इसका जो नाम था इस ऑप्शन में जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी, मेजर जनरल क्रिस डोनिह्यू। इन्होंने ही लास्ट में अफगानिस्तान से विदाई ली थी। तो इस आधार पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मेजर जनरल क्रिस डोनिह्यू। अगला क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की थी या की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी लोग जानते हैं, ये हमेशा जो है न्यूज में रहता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, डसाल्ट एविएशन। डसाल्ट एविएशन से ही भारत ने डील किया जो कि राफेल विमान के खरीदारी के लिए।
गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो गलवान घाटी की घटना आप सभी को पता होगी। पिछले 2-2.5 साल से लगातार भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनातनी की स्थिति बनी हुई है। तो जो ये डायरेक्ट जो फेसाब की स्थिति बनी थी, इसमें हमारे कई सारे भारतीय जवान शहीद हो गए थे। तो ये जो घटना हुई थी वह जून 2020 में हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? पेगासस इशू अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज में था और सरकार पे आरोप भी लग रहे थे कि सरकार जो है पेगासस के थ्रू अपने नागरिकों की जो है स्पाई करवा रही है। उनके गोपनीय सूचनाओं को सरकार अपने पास ले रही है। तो इस आधार पर जो आरोप लगा था, तो ये जो स्पाईवेयर है ये किस देश का है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल के द्वारा ही पेगासस स्पाईवेयर विकसित किया गया है और इसे कई देशों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? सुरक्षा परिषद में अभी अध्यक्षता की बात हो रही थी, अब एक अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल जो होता है वो पूरा किया। तो कुल मिला के सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं और 15 अस्थायी सदस्य हैं, जिनको 2-2 साल के लिए हर बार बदला जाता रहता है। तो भारत ने अपनी सदस्यता किस डेट को, किस ईयर को आरंभ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2021 को। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो स्पुतनिक 5 जो कोविड वैक्सीन है वो रूस का है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस, रसिया। अगला क्वेश्चन है, जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी पदभार ग्रहण किया है, तो वह अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ए। अगला क्वेश्चन है, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विशेष विदेशी मुख्य अतिथि के रूप में जिनको आमंत्रित किया गया था वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। लेकिन गणतंत्र दिवस के टाइम पे इंग्लैंड के अंदर कोरोना का दौर चल रहा था, वहाँ पे पैंडेमिक घोषित किया गया था। इस लिहाज से बोरिस जॉनसन ने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था वो टाइम मई 2022 का था। उस समय भारत के स्थायी प्रतिनिधि यूएन में टीएस त्रिमूर्ति थे। लेकिन वर्तमान में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं वो हैं रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज 1987 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। अभी हाल ही में इन्होंने अपने पदभार को ग्रहण किया है। तो वर्तमान में रुचिरा कंबोज भारत की यूएनओ में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण की हुई हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होता उस टाइम पे तो वो होता ऑप्शन बी, टीएस त्रिमूर्ति। लेकिन वर्तमान में रुचिरा कंबोज जी भारत के यूएनओ में अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? मतलब बिहार के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार सेक्स रेशियो किस जिले का सबसे अधिक है? तो गोपालगंज का जो सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है, वो सबसे अधिक है। इस आधार पर ऑप्शन ए गोपालगंज होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक बुलाई गई थी उसका जो समय था वो था 1913 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की एक रश्मि कुमारी नाम की स्पोर्ट्समैन है जो कि काफ़ी फेमस है। वो जो है अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन है। तो किस बात की चैंपियन है वो? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। बिहार की रश्मि कुमारी को अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया था? तो ऑप्शन इसका सी होगा, बिहार में ई प्रशासन की सुविधा प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार
विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो देखिए, अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार में 38 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और SC ST के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार सरकार द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी, 2006। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो ये सभी जानते होंगे, इसका आंसर होगा ए, 2000। अपने वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो जो नया प्रस्तावित बजट है वो है कौशल विकास और उद्यमिता विकास पर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 6, 7, 8, 10 ऑप्शन दिए गए हैं। इन सभी ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मैच नहीं है। उप मिशन के अंतर्गत बिहार में मानव विकास के लिए 13 मिशन शामिल हैं। इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले द्वारा आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। क्वेश्चन है, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन होगा बी, 2016 में इसे मिला दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। करेक्ट आंसर होगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है? तो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है वह एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों के निर्माण के लिए संदर्भित करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका अब नहीं रह गई है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो सुरेश सिंह बांगजाम, जो कि ऑप्शन करेक्ट ए होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, और कुल मिलाकर के बिहार 67वीं BPCP परीक्षा का तीनों वीडियो कंप्लीट होता है। आगे हम लोग नए वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम लोग फिर MCQ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें।